तो ये टॉपिक हाल ही में खबरों में क्यों था? क्योंकि देखिए, इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, एक ऐसी घोषणा जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा और समझते हैं और ये जानते हैं कि भारत की इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई दर है, उसमें गिरावट आने का हमारे आपकी जेब पर आखिर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नंबर की, 1.55%। यही है वो बड़ी खबर। ये जुलाई 2024 के लिए भारत की रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर है, और ये वो आंकड़ा है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे घर के महीने भर के खर्चों से है। और जानते हैं इस 1.55% में सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये पिछले 8 सालों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। इसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या जिसे हम सीपीआई कहते हैं, उसके आधार पर मापा जाता है, और जून 2017 के बाद से ये सबसे कम साल दर साल की महंगाई दर है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में भी आप देखिए एक बड़ी गिरावट आई है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स यानी CFPI तो -1.76% पर था। ये जनवरी 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। मतलब खाने पीने की चीज़ें असल में सस्ती हुई हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कीमतें गिर क्यों रही हैं? इस अच्छी आर्थिक खबर के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए इसके पीछे के कारणों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके पीछे मोटे तौर पर 2 बड़ी वजह हैं। पहली है फेवरेबल बेस इफेक्ट। अब ये क्या होता है, इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि पिछले साल जुलाई में महंगाई 7% थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसके मुकाबले इस साल की 1.55% की दर एक बड़ी गिरावट जैसी लगती है। इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट। और दूसरी वजह सीधी है, कई ज़रूरी चीज़ों और सेवाओं की कीमतें वाकई में कम हो गईं। तो कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुईं? देखिए, दालें और दालों से बने प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, सब्जियां, अनाज और तो और शिक्षा, ये सब वो चीज़ें हैं जो किसी भी परिवार के महीने के बजट का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। खासकर सब्जियों और अनाज की कीमतों में जो कमी आई है, उसकी एक बड़ी वजह अच्छा मॉनसून और बेहतर सप्लाई चेन को माना जा सकता है। अब सवाल आता है कि ये महंगाई, इससे मापा कैसे जाता है? सरकार वो कौन सा मुख्य टूल इस्तेमाल करती है जिससे इन कीमतों पर नजर रखी जाती है? तो वो टूल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। आप इसे एक तरह की नेशनल शॉपिंग बास्केट समझ सकते हैं। इसमें कुछ जरूरी चीजें और सर्विसेज डाल दी जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, खाना, मेडिकल केयर, और फिर ये देखा जाता है कि समय के साथ इस पूरी बास्केट को खरीदने का खर्च कितना बदला है। और ये CPI इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक तो ये महंगाई का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। सरकार और हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक इसी के आधार पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं, यानी महंगाई को काबू में रखने की नीतियां बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस की गिनती भी इसी से होती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस CPI को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर इसकी पूरी कैलकुलेशन होती कैसे है। देखिए, ये जो डेटा है, इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या CSO हर महीने की 12 तारीख को जारी करता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है जिससे देश की आर्थिक सेहत पर लगातार नजर बनी रहती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में सिर्फ एक CPI नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग तरह के CPI हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई को नापता है, CPI AL खेती करने वाले मजदूरों के लिए, CPI RL ग्रामीण मजदूरों के लिए, और CPI UNME शहरों में रहने वाले उन कर्मचारियों के लिए जो शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं करते। अब CPI को कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर यानी एक आधार वर्ष भी होता है। फिलहाल ये साल 2012 है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की सभी कीमतों की तुलना 2012 की कीमतों से की जाती है, ताकि पता चल सके कि असल में कितना बदलाव आया है। अच्छा, आपने CPI के बारे में तो सुना, पर शायद WPI के बारे में भी सुना होगा। दोनों में आखिर फर्क क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI रिटेल लेवल पर महंगाई को मापता है। मतलब वो कीमत जो हम और आप एक दुकानदार को देते हैं। इसमें खाने पीने की चीजों को ज्यादा वजन दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI थोक बाजार के लेवल पर महंगाई को देखता है। मतलब वो कीमतें जिस पर दुकानदार या फैक्ट्री वाले बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। इसमें फ्यूल यानी ईंधन को ज्यादा वजन दिया जाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर।
इस सब का, इस 1.55% का हमारी जेब पर और देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कम महंगाई होने से हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो बढ़ जाती है। यानी उतने ही पैसों में आप पहले से थोड़ा ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। इससे घर के बजट को एक बड़ी राहत मिलती है। लेकिन इस पूरी चर्चा को हम एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। महंगाई का कम होना हमें और आपको फौरी तौर पर तो राहत देता है, पर क्या ये हमेशा ही पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है? क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा कम महंगाई बाजार में मांग की कमी या आर्थिक सुस्ती का भी इशारा हो सकती है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।